हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 बैंकिंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर मनी ख़त्म करा था। अगर आपने नहीं देखा जाके ज़रूर देखिएगा। अब बैंकिंग सिस्टम करने से पहले हम बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ बैंक, बैंक क्या है? बैंक क्या है? एक फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक अ लोन्स। बैंक क्या होते हैं? एक फाइनेंशियली ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव करते हैं और उनको लोन देते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम के भी आगे हम टाइप करेंगे, जो हमारी बुक में फर्दर है हम वो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि बैंक जो है दो तरीके के हैं। नंबर 1 इज़ योर कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो सारे बैंक्स हैं जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है। जैसे हम लोग जिस भी बैंक में जाते हैं वो सारे हमारे कौन से बैंक हैं? वो कमर्शियल बैंक्स हैं। जैसे कि SBI है, PNB है, HDFC है। ठीक है, ये सब कमर्शियल बैंक्स होते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसको हम RBI कहते हैं। अब इन दोनों बैंक्स को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले कमर्शियल बैंक देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में? कमर्शियल बैंक जो है आर फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का अगर आपसे कुछ मीनिंग आपसे कोई पूछता है एग्जाम में, या आपको नॉलेज के लिए भी अगर नहीं भी आता है तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक कौन है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट्स लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। हमारी इकोनॉमी में जितना भी मनी सप्लाई करने का जो रोल है वो कौन प्ले करते हैं? कमर्शियल बैंक्स प्ले करते हैं। एंड दे क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोअर्स एंड इट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं। किस तरीके से? क्रेडिट क्रिएशन से। ये प्रोसीजर को आप आगे डिटेल में समझोगे भी कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी किस तरीके से क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स बैंक। अपेक्स मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है, जिसके पास हाई अथॉरिटी हम कह सकते हैं। और ये सेंट्रल बैंक क्या करता है? इट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड ऑपरेट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। अब इसको अब अपेक्स बैंक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बाकी जितने बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट हैं, सारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो इस सेंट्रल बैंक के अंदर आता है। ये सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और ऑपरेट करता है। और एक यही सोल एजेंसीज होती है सेंट्रल बैंक, जिसके पास किस चीज़ की अथॉरिटी होती है? नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स फॉर द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कि कितने नोट इशू करने हैं, इसकी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास होती है। और इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की अथॉरिटी भी सेंट्रल बैंक के पास होती है। इट सर्व एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। ये जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे सर्व होता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब हमने ऊपर पढ़ा था कमर्शियल बैंक क्या है? जिसकी पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं। अब हम सेंट्रल बैंक नहीं जाते, तो सेंट्रल बैंक में कौन जाता है? गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल बैंक किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, और हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है या MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर का वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हमने समझ लिया कमर्शियल बैंक उनका क्या रोल है, सेंट्रल बैंक वो क्या काम करता है, उसका क्या रोल है। ठीक है, अब इसके हम फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। आपने हर फंक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में करना है, क्योंकि पेपर में चांसेस ये कम है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए 4-5 नंबर में कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताइए।
कई बार वो क्या करते हैं, किसी भी एक दो फंक्शन को पर्टिकुलर जो उनको एग्जामिनेशन में पूछना है तो वो फंक्शन वैसे भी आ सकता है। तो इसीलिए अगर मान लो मैंने आपसे 2 नंबर में पूछा है या 3 नंबर में कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस लिखो, तो आपको जो भी याद है आप उन फंक्शन में से लिख दोगे। बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, वो खुद ही उस फंक्शन के नेम को लिख के आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए आपने हर फंक्शन को बड़े ध्यान से समझना है और उसको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं सेंट्रल बैंक का क्या होता है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। मीन्स सेंट्रल बैंक का क्या काम है, ये एक सोल अथॉरिटी है जिसके पास फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, जो किसी भी कंट्री में नोट जो है वो इशू करना, वो किसके पास सिर्फ अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक के पास। इसीलिए इस फंक्शन को हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आपकी बुक में ये हेडिंग दिया हुआ है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, तो अगर आपको वहाँ से करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी पूछा जाता है तो मीन्स वो इसी पॉइंट को पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। In India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee note and coins which are issued by the मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपने याद रखना है कि 1 रुपये का नोट और जो कॉइन्स होते हैं उनको इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये जो है आरबीआई इशू नहीं करती है, आरबीआई के पास सिर्फ उनको नोट इशू करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लिखना है इतना एक्सप्लेनेशन जो है आप अपने इस पॉइंट्स का दे सकते हो। अब इस फंक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं कि सिर्फ सारी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, कि जितने भी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं इकोनॉमी में उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होएगी क्योंकि एक ही जगह से नोट छपके आ रहे हैं। It gives the central bank power to influence money supply and ensure public faith in the currency system। जब एक ही जगह से एक ही बंदे के पास पावर है पूरी मनी सप्लाई कंट्रोल करने में, तो जो पब्लिक है उनका भी फेथ रहता है उस करेंसी सिस्टम में कि हाँ जो सब चीज़ें हैं वो ठीक चल के आ रही हैं, कोई डुप्लीकेशन या कोई ऐसी करेंसी जो वो क्रिएट नहीं हो रही है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, कि जब एक ही अथॉरिटी जो है एक ही पावर एक ही जगह से चीज़ें आपकी नोट इशू होके आ रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपकी जो करेंसी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, स्टेबलाइज रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड फंक्शन। सेंट्रल बैंक का सेकंड फंक्शन क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। मीन्स ये हमने जो मैंने आपको ऊपर सेंट्रल बैंक के पॉइंट्स पढ़ाए थे, आप सारे उसी में देख रहे हो कि वही इसके फंक्शंस हैं कि अब ये बैंक किसका बैंक होता है, गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए, एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन आप मार्क करके रखिएगा कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए कैसे कैसे काम करता है। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट हाउ, तो आप उस लाइन को एक्सप्लेन करोगे। अगर वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली एडवाइज़र हैं, तब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब एज ए बैंकर क्या करता है सेंट्रल बैंक, एज ए बैंकर वो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं सारे सेंट्रल बैंक ही मैनेज करता है। जैसे हमारे अकाउंट कहाँ होते हैं, कमर्शियल बैंक में, तो हमारे बैंक्स जो हैं वो हमारे अकाउंट मैनेज करते हैं। सेम वे सेंट्रल बैंक किसके अकाउंट मैनेज करता है, गवर्नमेंट के। एज एन एजेंट क्या काम करता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए, इट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी उनको सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करनी होती है वो सेंट्रल बैंक करता है। थर्ड बेनिफिट पॉइंट है इसका, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है। एडवाइज़र मींस एडवाइस देना फाइनेंस से रिलेटेड। तो सेंट्रल बैंक क्या एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, कि जितने भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए वो किसकी हेल्प लेता है, सेंट्रल बैंक की। जैसे कि आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2000 का जो नोट था पहले 2000 का नोट बंद हो गया है, या जो जब भी कोई करेंसी गवर्नमेंट विड्रॉ करती है इकोनॉमी से, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करनी होती है, तो वो भी वो किसकी एडवाइस से करता है, वो सेंट्रल बैंक की एडवाइस से ही ये जो सारे जो डिसीजंस है वो गवर्नमेंट लेती है। थर्ड फंक्शन देखिए इसका, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल।
मीन्स सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकर्स बैंक, के बैंकों का भी बैंक है। सुपरवाइजरी रोल मीन्स उनको सुपरवाइज करता है। तो अगर आप हेडिंग ही अच्छे से याद कर लोगे अपने दिमाग में, तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर जाएगी। तो हेडिंग को बड़े अच्छे से आपने समझना है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। बीइंग द अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर टू ऑल अदर बैंक्स। अपेक्स बैंक मीन्स सबसे बड़ा बैंक होने के नाते सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करता है कि वो सभी बैंकों का भी बैंक है। जैसे हम अपनी चीज़ों के लिए या डिपॉजिट जमा करवाने हैं, आपको सेविंग्स रखनी है या वहाँ से लोन लेना है, तो हम किसके पास जाते हैं, अपने कमर्शियल बैंक के पास। सेम वे जब इन बैंक को लोन की ज़रूरत होती है या इनको अपनी सेविंग्स रखनी है, तो ये कहाँ जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है जी। अदर बैंक्स इन द इकोनॉमी कीप देयर रिजर्व विद द आरबीआई। अदर बैंक्स मीन्स जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इकोनॉमी में, वो अपने रिजर्व कहाँ रखते हैं, आरबीआई के पास, जैसे हम लोग अपने कमर्शियल बैंक में रखते हैं। इट हैज़ सेम रिलेशनशिप विद अदर बैंक्स एज द कमर्शियल बैंक हैव विद द पब्लिक। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जैसा जो हमारा रिलेशन है पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ, कि हमारे लिए कमर्शियल बैंक काम करता है, ठीक है, आपके डिपॉजिट सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो सेम यही फैसिलिटीज़ जो है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है। और दूसरा, सुपरवाइजरी रोल में क्या करता है, सेंट्रल बैंक इन सभी कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है और उनको कंट्रोल करता है। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये पॉइंट बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी नंबर ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 पॉइंट वो अलग से पूछ लेते हैं, तो ये पॉइंट काफ़ी बार पूछा जाता है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को एक्सप्लेन करो। अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या है, लास्ट आखिरी, रिजॉर्ट मीन्स आखिरी किनारा, से कहते हैं ना आखिरी मेरी उम्मीद। अब ये आखिरी उम्मीद किसकी है, पॉइंट्स में देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कि जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं, अगर उनको कहीं से भी वो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है अरेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर जब उनको लोन चाहिए, तो जितने भी उनके सोर्सेज हैं, अगर वहाँ से कमर्शियल बैंक लोन अरेंज नहीं कर पाता, उस केस में लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट लेंडर ऑफ रिजॉर्ट कौन बनता है, उनका सेंट्रल बैंक। तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक को वो लोग अप्रोच करते हैं लोन्स और एडवांसेस के लिए। द सेंट्रल बैंक हेल्प्स देम थ्रू डिस्काउंटिंग अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस क्राइसिस में जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करके उनको उन क्राइसिस से बाहर निकालता है। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मीन्स द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टेडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दिस फंक्शन इनेबल द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसकी कस्टडी भी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास। इसीलिए हमने उसको क्या बोला है कि वो कैसे एक्ट करता है, कस्टेडियन। उसकी कस्टडी किसकी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सारी सेंट्रल बैंक के पास। और इस फंक्शन से होता क्या है, एक रीजनेबल कंट्रोल रहता है सेंट्रल बैंक का पूरा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। और ये एक्सरसाइज किस चीज़ में हेल्प करती है हमारी, टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट है, जैसे आपने अपना रुपीज़ या उसको डॉलर में आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है, जितने रुपीज़ में आपने कन्वर्ट करा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। तो उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए उसके ऊपर भी सारा जो कंट्रोल है वो कौन रखता है, सेंट्रल बैंक। 6 फंक्शन देखते हैं हम इसका, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इस फंक्शन को भी आप राउंड कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये केले में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, क्लियर करना कोई चीज़, ठीक है, क्या क्लियर करवाना है अब हमने देखते हैं पहले एक्सप्लेनेशन को। ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। अब सभी कमर्शियल बैंक का किसके पास अकाउंट होता है, सेंट्रल बैंक के पास। इसीलिए देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल claim of various commercial bank against each other by making debit and credit entries in their account।
तो क्योंकि बाकी सभी कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के पास अकाउंट होता है, इसीलिए उनके जो भी क्लेम्स होते हैं वो उनके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज करके उनको सेटल डाउन कर देता है। अब इस पॉइंट को ना थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये क्या क्लियर करने की बात कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो कि दो बैंक है, एक बैंक है ए, उसके पास चेक का आ जाता है 10,000 रुपीज़ का बैंक बी से, जो कि बैंक बी से ड्रॉ करा गया है। सेम वे बैंक बी को भी चेक मिल जाता है, वो किसका ड्रॉ किया हुआ है, बैंक ए का। ठीक है, अब बैंक ए को जो चेक मिला है वो किस बैंक का है, वो तो बी का है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेंगे अपने उन चेक को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब दोनों बैंक के अकाउंट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास, तो ये चेक वहाँ जाएंगे और वहाँ से दोनों का जो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करके सेंट्रल बैंक जो है आपके चेक को वहाँ से क्लियरेंस जो है वो कर देता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये कैसे एक्ट करता है, एज ए क्लियरिंग हाउस। सेवेंथ आपका फंक्शन है, सेवेंथ और लास्ट फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिकॉज नेक्स्ट जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि सेंट्रल बैंक क्या काम करता है इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का, कि कितनी मनी इकोनॉमी में चलनी चाहिए, वो सारा कंट्रोल किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में मनी की कितनी सप्लाई होगी ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक। और वो कैसे कंट्रोल करेगा, क्या तरीका है उसके पास कंट्रोल करने का। सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई बाय यूजिंग वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सेंट्रल बैंक के पास दो टेक्निक्स होती हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको आप आगे इनको भी आप डिटेल में पढ़ोगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करके सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो ये 7 फंक्शंस हैं। आपने अगर क्लब क्वेश्चन आते हैं अपनी चॉइस के जितने मार्क्स में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अगर एग्जामिनर ने आपसे पर्टिकुलर स्पेशल हेडिंग दे के पूछ लिया कि हमें यही फंक्शन एक्सप्लेन करो तो आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। इसीलिए बेटर है कि आप सातों के सातों फंक्शन जो है वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो परफॉर्मिंग ऑल दिस फंक्शंस द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि जितने भी हमने ये फंक्शन पढ़े हैं सारे फंक्शन को परफॉर्म करके सेंट्रल बैंक का फोकस किस चीज़ पे रखता है या उसका काम का क्या फोकस होता है, ग्रोथ पे विद स्टेबिलिटी, कि ग्रोथ को भी अचीव करना है और इकोनॉमी में क्या बना के रखनी है, स्टेबिलिटी। अब देखो ये जो फंक्शन ये एंड में जो उसने लाइन लिखी है कि सेंट्रल बैंक का किसके ऊपर फोकस है, सिर्फ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। कमर्शियल बैंक का जहाँ पे मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था वहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था कि वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, चाहे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की है, लोन लेने की है, या आगे इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए हुए डिपॉजिट को जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो ये जो पॉइंट है आपके डिफरेंस में भी आपको काम आएंगे। तो ये ख़त्म हुए यहाँ पे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट में इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रल बैंक का फर्स्ट पॉइंट आप क्या बनाओगे, उनका मीनिंग लिख दोगे कि सेंट्रल बैंक कौन सा क्या है, एक अपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि पूरे कंट्री के जितना भी बैंकिंग या मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का, लोन प्रोवाइड करने का और इन्वेस्टमेंट करने का विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। सेकेंड पॉइंट आप क्या बनाओगे, इट इज़ ऑन एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है हमेशा गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ही उसकी ऑनर है और गवर्नमेंट के द्वारा ही वो चलाया जाता है। और जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट भी ऑन कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स का भी जो अपने बैंक होते हैं। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी, कि सिर्फ सोल अथॉरिटी मीन्स अकेली इकलौती अथॉरिटी किसके पास है करेंसी को प्रिंट करने की, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास आपने याद रखना है करेंसी अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, इट हैज़ द रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक क्या रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में,
क्रेडिट को क्रिएट करने का, ठीक है जी। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका एमसीक्यूज़ में, ब्लैंक्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि इनका फोकस कहाँ होता है। तो जो अभी हमने फंक्शन में भी लास्ट लाइन में पढ़ा था कि इट फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का मेन फोकस कहाँ होता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे, और कमर्शियल बैंक का फोकस कहाँ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है जी। तो ये आपके 4 डिफरेंसेस हैं जो मैंने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टेक्निक्स देखेंगे कि कौन सी टेक्निक्स होती हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जिससे सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। थैंक यू।